आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई बड़े नेताओं ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। सत्य, अहिंसा और सेवा के आदर्शों को याद किया गया। जालंधर में सीएम भगवंत मान ने एक जनसभा को किया संबोधित। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर की चर्चा। केंद्र पर संवैधानिक अधिकार कमजोर करने का आरोप। मनरेगा को लेकर जयराम रमेश का मोदी सरकार पर हमला। फरीदाबाद में 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला कल से होगा शुरू। लोकल टू ग्लोबल होगी सूरजकुंड मेले की थीम। और मियां बयान पर गरमाई सियासत। हेमंत बिस्वा शर्मा के बचाव में उतरे शहजाद पूनावाला। खान मार्केट लुटियंस लॉबी बोल विपक्ष पर किया तंज। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। राजघाट पर आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर भावुक माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर नेताओं ने गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सेवा के मूल्यों को याद किया। राजघाट में शांति और श्रद्धा का वातावरण बना रहा, जहां बापू के आदर्शों को अपनाने का संकल्प दोहराया गया। नई दिल्ली में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता की ताकत से बड़ी सत्य की शक्ति होती है। उन्होंने बापू को भारत की आत्मा बताते हुए अहिंसा और साहस का संदेश दोहराया। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 30 जनवरी 2026 को सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन के पास नवनिर्मित अत्याधुनिक पार्क स्ट्रीट इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन का उद्घाटन किया है। दिल्ली मेट्रो के इस सब स्टेशन का निर्माण डीएमआरसी द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जो मुख्य मेट्रो कॉरिडोर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। उद्घाटन के बाद रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे खुशी है कि दिल्ली मेट्रो पूरे देश और दुनिया में विश्वास का दूसरा नाम बनी है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ दिल्ली मेट्रो को, जो आज यहाँ इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन बनाया गया है, जो हमारी बहुत सारी मेट्रो लाइंस को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के लिए फीड करेगा। और बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक के साथ में ये बनाया गया। यहाँ पे ये पहले 2010 में बना था, और उसके बाद में जब सेंट्रल विस्टा बना तो इसको यहाँ से रिप्लेस करना ज़रूरी हुआ। तो जब रिप्लेस किया गया तो आज ये मात्र 18 महीने के कार्यकाल में इसको पूरा करके खड़ा किया गया, और आज की अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में इसको बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कैसे दिल्ली की मेट्रो लाइंस निर्बाध काम कर सकें, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम उन्हें ना हो, उस तरीके से इस पूरे सब स्टेशन को डेवलप किया गया है। मुझे खुशी है कि दिल्ली मेट्रो एक विश्वास का दूसरा नाम बनी है पूरे देश में, पूरे विश्व में। और दिल्ली मेट्रो ने जिस तरीके से काम किया है कि आज हम पूरे शहर में जब 500 किलोमीटर की लाइंस पे आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे पूरी तरीके से विश्वसनीय तरीके से काम करते हुए नो इलेक्ट्रिसिटी फेलियर्स की ओर हमारी मेट्रो लगातार बढ़ रही। जालंधर के पीएपी ग्राउंड में आयोजित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उपस्थित छात्रों और नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने स्कॉलरशिप के महत्व और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। साथ ही युवाओं को पढ़ाई और सफलता की दिशा में प्रेरित किया।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੁੰਡਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਦਰਜਾ ਬ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। नई दिल्ली में महात्मा गांधी की शहादत दिवस के अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा आयोजित की है। ये पदयात्रा AICC मुख्यालय से गांधी स्मृति तक निकाली गई है। यात्रा की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने की, जिसमें वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए बजट बढ़ाने और मजदूरी समय पर देने की मांग की। यात्रा के दौरान गांधी के सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के विचारों को आत्मसात करने का संदेश दिया गया और गांधी स्मृति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और दिल्ली में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मनरेगा रोजगार की गारंटी देने वाला एक संवैधानिक अधिकार था। जयराम रमेश का आरोप है कि मोदी सरकार ने इसे कमजोर कर दिया है क्योंकि वो महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा कोई कानून चलने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को काम और सम्मान दिया है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि सरकार की नीतियों से ग्रामीण रोजगार पर असर पड़ा है। आप लोग सब जानते हैं कि पिछले महीने मोदी सरकार ने एक बुलडोजर चलाकर मनरेगा अधिनियम को रद्द कर दिया था। ये एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी अधिनियम था जो सितंबर 2005 को सर्वसम्मति से पास किया गया था लोकसभा और राज्यसभा में। 20 साल मनरेगा कानून लागू हुआ। ये एक संवैधानिक हक था रोजगार गारंटी का। ये कोई सरकारी गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था। ये प्रशासनिक गारंटी नहीं था, ये कानूनी गारंटी था जो हमारे संविधान के तहत करोड़ों परिवार को मिला। हर साल 4.5 से लेकर 5 करोड़ परिवार, खासतौर से भूमिहीन परिवार, दलित, आदिवासी, वंचित वर्गों के परिवार और खासतौर से महिलाओं को रोजगार गारंटी मिला। पहली बार पंचायतों को मजबूत किया गया और पंचायतों के द्वारा ही ये कानून लागू किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। असम के डिब्रूगढ़ में एक रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि कांग्रेस ने असम को बंदूकें, गोलियां, संघर्ष और मौत के अलावा और क्या दिया है। मैं डिब्रूगढ़ के मंच से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, आपने असम को क्या दिया? गोलियां, बम धमाके, संघर्ष और युवाओं की मौत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में 20 से ज्यादा समझौते हुए 10,000 युवाओं ने हथियार नीचे डालकर। दिल्ली में आज राज्यसभा सांसद संजय सेठ ने सर्वश्रेष्ठ झांकियां और
मार्चिंग टुकड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों की मेहनत और रचनात्मकता की सराहना की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन सांस्कृतिक प्रदर्शन और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का बेहतरीन माध्यम है। देखो, गणतंत्र दिवस का पावर पर्व संपन्न हुआ और जो कर्तव्य पथ पर जो झांकियां थी, जो कल्चर प्रोग्राम था, वंदे मातरम का गान था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प 2047 विकसित भारत का, उस संकल्प को भी कर्तव्य पथ पे उतारा गया। जो झांकियां थी, जो कल्चर आर्टिस्ट थे, उनको जब हमने प्राइज दिया तो एक भाव आया कि नहीं, अब ये भारत, हमारा गणतंत्र इतना बड़ा पर्व और उसमें कर्तव्य पथ पर अपना कला दिखाना, वंदे मातरम गान करना, झांकी प्रदर्शित करना। 140 करोड़ देशवासी इंतजार करते हैं भाई 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झांकी देखेंगे। और हमारे एनसीसी कैडेट, भाई भारत, स्काउट, उन्होंने अद्भुत अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया। आज बहुत उम्दा, एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से एक जज्बा आता है देश के प्रति, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम का भाव होता है, देश के प्रति समर्पण का भाव होता है। और आज हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रदर्शन हुए, जितने कलाकारों ने अपना कला का प्रदर्शन किया। और दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एलपीएससी स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से लोगों को पानी के बिल भरने में काफ़ी राहत मिल रही है। प्रवेश वर्मा के मुताबिक पहले दिल्ली की बिलिंग प्रणाली पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रही थी, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब नई व्यवस्था से बिलिंग ज़्यादा पारदर्शी और आसान हुई है। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से आम जनता को सीधा फायदा मिल रहा है। पहले ही अपने जल बोर्ड की मीटिंग में उसको ब्याज दर को हमने काफी कम किया और जब से ये एलपीएससी की स्कीम हमारी चल रही है तब से हमने देखा कि लोग अपना बिल क्लियर कराना चाहते हैं, उसको जमा कराना चाहते हैं, मगर जो अभी तक की जल बोर्ड की व्यवस्था थी, जो हमारा बिलिंग सिस्टम था, वो इतना खराब हो चुका था। सारे हमारे सॉफ्टवेयर एकदम पुराने हो चुके थे, कोई उनमें चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं बची थी। अब हम धीरे धीरे अपने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को नया कर रहे हैं और धीरे धीरे पानी के बिलों का बिलिंग करने का पूरी प्रक्रिया को एकदम नया कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया मियां वाली टिप्पणी पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार इसको लेकर बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा को घेर रहा है। अब असम के सीएम के बचाव में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला उतर गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खान मार्केट लुटियंस लॉबी असम के मुख्यमंत्री को गालियां दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मियां टिप्पणी को लेकर जानबूझकर हेमंत बिस्वा शर्मा पर हमला कर रहा है। बीजेपी नेता ने कहा कि यह हमला किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि असम की जनता के जनादेश पर है। देखिए, ये पूरा का पूरा खान मार्केट लुटियंस लॉबी जो है, जो असली मुद्दा है, जिसको कोर्ट ने कहा है कि डेमोग्राफिक इन्वेजन हो रहा है असम का, असम की भाषा, असम की आइडेंटिटी, असम की लैंड पर कब्जा किया जा रहा है घुसपैठियों द्वारा, अवैध बांग्लादेशियों द्वारा, उस पर इनको कुछ नहीं बोलना है। पर अगर ऐसे घुसपैठियों को मियां बोलते हैं, जबकि वो शब्द वो खुद इस्तेमाल करते हैं और बड़े गर्व से इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं मियां कविता लिखेंगे, मियां लिटरेचर होगा, तो जो खुद को अपने आप को मियां बोलता है उसको मियां बोलो। तो ये लोग असम के चुने हुए मुख्यमंत्री को पत्थर मारते हैं, गाली देते हैं, बोलते जेल में डाल देंगे। मतलब इनको अवैध बांग्लादेशियों को जेल में नहीं डालना है, एक चुने हुए असम के मुख्यमंत्री को। और जो अहोम समाज की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। बता देंगे फरीदाबाद में 39वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 31 जनवरी से शुरू होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण मेले का उद्घाटन करेंगे। ये मेला 15 फरवरी तक चलेगा। इसका नाम
अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव रखा गया है। इस बार मेले की थीम लोकल टू ग्लोबल रखी गई है। मेघालय और उत्तर प्रदेश मेले का स्टेट पार्टनर हैं। मेले को लेकर हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि सूरजकुंड मेले में इस बार स्टॉल की तादाद बढ़ाई गई है। हर साल की तरह अब की बार 39वां सूरजकुंड अंतर आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव है। अब की बार लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर मेला, इसकी जो है करीबन 50 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा लेंगे और हमारे स्टेट पार्टनर उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं, इंटरनेशनल पार्टनर मिस्र है। तो ये इसमें अब की बार स्टॉलों की संख्या भी बढ़ाई गई है। हर तरह के इंतजाम के साथ साथ सूरजकुंड मेला आगे बढ़ेगा। मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत का, उसमें सूरजकुंड मेला हरियाणा का विशेष योगदान हो, इसमें हम सब प्रयास। और चंडीगढ़ में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि प्री बजट मीटिंग के दौरान उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने पंजाब के लिए मुआवजे और विशेष पैकेज की मांग रखी थी। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान पंजाब को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद आई बाढ़ से भी राज्य को भारी क्षति हुई है। ऐसे में पंजाब की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से स्पेशल पैकेज और मुआवजा देने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे इस बजट में पूरी उम्मीद है कि इस बार के बजट में पीएम नरेंद्र मोदी जरूर पंजाब को का साथ देंगे और उन्होंने विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर भी अपनी बातों को रखा है। आज के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार के निधन पर भाजपा नेता नवनीत राणा ने कहा कि पवार साहब के उपकार महाराष्ट्र में जितने भी राजनीतिक नेता हैं उन सब पर हैं। मेरी करियर की शुरुआत दादा के साथ राजकीय क्षेत्र से हुई। मुझे लगता है कि दादा के साथ जो हुआ उससे महाराष्ट्र में हर रहने वाला व्यक्ति दुखी है। परिवार दुखी है ही, पर मुझे लगता है राजकीय क्षेत्र में रहने के बाद परिवार से भी ज़्यादा जब जनता के लिए काम करते हैं, वैसे हमारे दादा थे। और जो भी चर्चाएं हो रही हैं कि इन्हें ये जवाबदारी मिलनी चाहिए, उन्हें वो जवाबदारी मिलनी चाहिए, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा घाई है हर कई लोगों को ये सब चर्चा करने के लिए, कौन सी राजकारण कैसा होगा, राजकीय कैसा होना चाहिए। आज उनके दुख में हम सबको खड़ा रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। राजकीय परिवार है, राजकीय बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, पूरे महाराष्ट्र में राजकीय क्षेत्र है उनका। तो इसमें मुझे लगता है कई लोग नहीं पढ़े तो ये अच्छा है। आज उनका दुख है, उनके साथ दुख में खड़े होना चाहिए। मुझे लगता है हमारे पवार साहब ने उस दिन स्पष्ट कहा है कि इसमें कोई भी कहीं पर भी कोई प्लानिंग या साजिश नहीं है। ये एक दुर्घटना है, प्योर दुर्घटना के तरीके से सबने देखना चाहिए। ममता दीदी को पता नहीं है दुख क्या होता है करके, जिसके घर में और जिसके महाराष्ट्र में हुआ है। हमारे नेता इस महाराष्ट्र से गए, हमें पता है हमें कितना दुख है। तो ममता दीदी ने यहाँ पे राजकारण कम करना चाहिए और बंगाल में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में शुक्रवार की सुबह ठंड और प्रदूषण दोनों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिन का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं पालम में तापमान 6.7 डिग्री, लोधी रोड में 7.6 और रिज में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया है। बता दें कि सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 238 रहा। दिल्ली के आर के पुरम में हवा सबसे खराब दर्ज की गई है, जहां AQI 316 पहुंच गया। मौसम विभाग ने शनिवार से हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जिससे दिल्ली वालों को राहत प्रदूषण से मिल सकती है। और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने युवाओं के लिए कौशल विकास पर खास फोकस देने और स्वरोजगार से ज्यादा मौके पैदा करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के जरिए पात्र लोगों तक योजनाओं का पूरा और समय पर लाभ पहुंचे, यही सरकार की प्राथमिकता है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी सियासी सक्रियता तेज कर दी है। देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार,
महिला उत्पीड़न, महंगाई और बेरोजगारी के आरोप लगाए। कांग्रेस ने ऐलान किया कि 16 फरवरी को राजभवन घेराव किया जाएगा और अगले 3 महीनों तक हर विधानसभा क्षेत्र में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। का घेराव करने का काम करेंगे, सरकार को चेताने का काम करेंगे। यदि सरकार इस राज्य के साथ, इस राज्य के वासियों के हितों के साथ खिलवाड़ करने का काम करेगी तो कांग्रेस मौन नहीं रहेगी, बल्कि सड़कों पर उतर करके इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का काम करेगी। ये 16 फरवरी के जो कार्यक्रम राजभवन का घेराव का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।